सिलियन मर्फी इस मूवी में लीड रोल में हैं और वो रोल प्ले कर रहे हैं फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले ओपेनहाइमर फिजिक्स पढ़ा और पढ़ाया करते थे। ओपेनहाइमर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जो कि अपने फील्ड के थियोरिटिकल एरिया में स्पेशलाइज्ड थे। उन्हें जब द मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने को बोला गया तो उन्होंने साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मिलकर एटम बम बनाया। अपनी प्राइवेट लाइफ में वो लेफ्ट विंग सपोर्टर थे। कहा जाता है कि ओपेनहाइमर एक चेन स्मोकर थे और वे अपनी ज़िंदगी भर डिप्रेशन में रहे। एमिली ब्लंट ओपेनहाइमर की वाइफ किटी का रोल प्ले कर रही हैं। अपने बचपन में ही किटी अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी से अमेरिका माइग्रेट कर गई। किटी एक बायोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थी और वो भी एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग सपोर्टर थी और काफ़ी समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की एक्टिव सपोर्टर भी रही। ओपेनहाइमर से मिलने से पहले किटी की पहले कई बार शादी हो चुकी थी। फिर जब दोनों मिले तो दोनों ने शादी कर ली और किटी माँ बनी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान किटी ने रेडिएशन के ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट्स पे रिसर्च भी किया। मैट डेमन ने इस मूवी में लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रुप्स का रोल प्ले किया है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले ग्रुप्स पेंटागन बिल्डिंग के देखरेख में थे। ग्रुप्स लेबोरेटरी साइट्स के इंचार्ज थे और ओपेनहाइमर के लीड पोजीशन के लिए उन्हें सपोर्ट भी किया था। बहुतों ने ओपेनहाइमर का विरोध किया क्योंकि उनके पास नोबेल प्राइज़ नहीं था या उनके लेफ्ट विंग सपोर्ट की वजह को लेकर, लेकिन ग्रुप्स जिनकी की मिलिट्री करियर काफ़ी लंबे समय से थी उन्होंने खुलकर कहा कि इस काम के लिए ओपेनहाइमर ही सबसे बेस्ट हैं। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इस फिल्म में लुइस स्ट्रॉस का रोल प्ले किया है। लुइस स्ट्रॉस ने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर की थी और वो एक समाज सेवी भी थे। वो यूएस एटॉमिक एनर्जी को फंड भी किया करते थे। स्ट्रॉस और ओपेनहाइमर के पर्सनल और प्रोफेशनल टॉपिक्स पे हमेशा विवाद होते थे और बहुतों का मानना है कि स्ट्रॉस की वजह से ही ओपेनहाइमर को कोर्ट में सुनवाई देनी पड़ी। ओपेनहाइमर का अपनी शादी से पहले और बाद में भी जीन टेटलॉक से गहरा अफेयर रहा। जीन एक साइकेट्रिस्ट और फिजिशियन थी और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की एक एक्टिव मेंबर थी। वो एक न्यूज़पेपर वेस्टर्न वर्कर में रिपोर्टिंग भी किया करती थी। ओपेनहाइमर के भाई डायलन ने भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम किया था। एक फिजिसिस्ट के तौर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई उपलब्धियां हासिल की। वो न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज के सपोर्ट में थे। युद्ध के बाद उन्होंने प्रोटॉन लीनियर एक्सेलरेटर का निर्माण में काफ़ी मदद की। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी से उनके रिलेशन को लेकर उन्हें काम मिलने में काफ़ी दिक्कतें भी आईं। अपने लाइफ में उन्होंने आगे सैन फ्रांसिस्को में एक्सप्लोरेटोरियम की स्थापना की। They had to commit themselves and their experiments to the test. July 13th, they began the final assembly. The bomb was hooked up to a crane which would lift it to the tower. July 14th, finally the ride to the top. Cables, detonators, informer, initiator hookup. July 15th, final dry runs. Tension. Everything ready. July 16th, a rainstorm with spectacular lightning delayed the test from 2 a.m. to 5:29 a.m., just before dawn. Dignitaries from the scientific world watched from the hills. Participants and watchers were instructed to lie on the ground, facing away from the tower. Only after the initial flash could they look at the developing fireball through welder's goggles. A flare in the sky signaled the final countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, now. The flash was later calculated to be brighter than 1,000 suns. Miles away, a young girl, blind from birth, saw the flash. Men at the site felt the heat of a desert sun. Then came the shockwave. ओपेनहाइमर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे परमाणु युद्ध की शुरुआत हुई। इसी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए परमाणु बम का सफल परीक्षण जुलाई 1945 में किया गया, जिसका कोड नेम ट्रिनिटी था। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर 1 लाख से भी ज़्यादा वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने काम किया है। सभी वैज्ञानिकों ने यूएसए के विभिन्न हिस्सों से काम किया था, पर अधिक काम लॉस अल्मोस के प्रयोगशाला में हुई थी, जो कि न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में स्थित है। अमेरिकी सरकार का यह प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर जून 1942 से अगस्त 1947 तक चला। ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट में सबसे अहम वैज्ञानिक थे। प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करने वाले जेरेमी बर्नस्टाइन ने अपनी जीवनी ए पोर्ट्रेट ऑफ एन एनिग्मा में लिखा कि अगर ओपेनहाइमर ना होते तो कोई और शख्स परमाणु बम की कल्पना को साकार नहीं कर सकता था। 16 जुलाई 1945 को यूएसए ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, जिसका कोड ट्रिनिटी रखा गया था। ये टेस्ट न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुआ था और ये टेस्ट साइंस के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट रहा कि अब न्यूक्लियर वेपन या एटम बम एक सोच मात्र नहीं है। इस टेस्ट में जो लाइट निकला उसे 200 मील दूर से भी देखा जा सकता था और इस एक्सप्लोजन से निकलने वाले मशरूम क्लाउड को 7.5 मील दूर से भी देखा जा सकता था।
6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया। ये एक्सप्लोजन 15,000 TNT के बराबर था। इस बॉम्ब के गिरने की वजह से 5 स्क्वायर माइल रेडियस का एरिया भाप में बदल गया और करीब 70,000 लोग उसी वक्त मारे गए। उसके बाद करीब 10,000 लोग रेडिएशन और इंजरीज से बाद में मरे। जस्ट 3 दिन बाद अगस्त 9 को जापान के नागासाकी पे फैटमैन नाम का एक और बम गिराया गया। हालांकि ये बम पिछले वाले से भी ज़्यादा भयंकर था और इसमें पहले से भी ज़्यादा जाने की संभावनाएं थीं, लेकिन नागासाकी के हिली एरिया होने की वजह से इसका प्रभाव कम हो गया। फिर भी इस बॉम्बिंग में भी 2.6 मील के अंदर जो कुछ भी आया सब भाप बन गया और करीब 40,000 लोगों की उसी वक्त मौत हो गई और बाद में भी लोग आफ्टर इफेक्ट्स में मरते रहे। Now, I have a hope, a real hope and vision, that in this society in which we have, if not leisure, a good deal more time and a good deal more affluence than the world has ever known, a very big part of this, for many people, will be spent in a lifelong curiosity, a lifelong sense of awe, a lifelong sense of impudence, and that this shouldn't be confined just to the people professionally engaged in adding to human knowledge. I believe that this is the way in which a sense of community between those who are, so to speak, paid to find new things about nature or to apply them to human wants, and those who aren't, a sense of community tying our whole culture and our whole time together may gradually emerge.